हेलो एवरीवन, दिस इज श्लोक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछले सेशन में हम लोगों ने स्टैकअप वीडियो देखा था, बुलियन अलजेब्रा के वीडियो देखा था, साथ ही साथ हमने C++ एंड उप्स के PYQs के भी हमने डिस्कस किया था, प्रोग्राम को भी हमने यहाँ पे बना करके दिखाया था। साथ ही साथ हमने SQL और DBMS के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था पिछले सेशन में, राइट। आज हम लोग अपने सेशन में 100 टॉप MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 100 MCQs, जहां से आपका एग्जाम में एक भी सवाल इस MCQs के और आज भी हमारे सेशन से बाहर आपका एक भी सवाल पूछने वाला नहीं है। आई होप अगर आप एंड तक हमारे सेशन में अगर बने रहेंगे या फिर हमारे इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दावा कर सकता हूं इस बात का, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 3 मार्च को, उस पेपर में, उस एग्जाम में आपका एक भी सवाल आपका इस सेशन से या इस वीडियो से बाहर आपका नहीं आएगा। तो आई होप आप सारे लोग बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, क्या उसका रीजन होगा आंसर का, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। जो आपका एग्जाम होने वाला है 3 मार्च को, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके MCQ, वो हर MCQs आपके यहां से आपका मिल जाएगा, एक भी सवाल आपका यहां से बाहर नहीं रहेगा। सो आई होप, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आप सारे लोग जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे, आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, किसी भी ऐसे स्टूडेंट जिनको ऑफलाइन क्लासेस करना है तो आप हमारे इस नंबर पे, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप मुझे डायरेक्टली आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं और आप क्लास की इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, वो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि C++ इज एन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि C++ हमारा एक लैंग्वेज है। किस प्रकार का लैंग्वेज है? तो ऑब्वियसली हम सभी लोग जानते हैं कि C++ हमारा किस टाइप का लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, राइट। और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, एक वैसा लैंग्वेज जो हम ह्यूमन इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। सो C++ इज एन लैंग्वेज। तो किस टाइप का लैंग्वेज होगा ये हमारा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी, यस, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि C++ वाज डेवलप्ड बाय। C++ को किसने डेवलप किया था? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? पहला है आपका बिल गेट्स, है ना, दूसरा आपका नरेंद्र मोदी, तीसरा आपका बी स्टॉस स्ट्रैक एंड चौथा आपका चार्ल्स बेबेज। तो बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो C++ को किसने डेवलप किया था? ऑब्वियसली C++ को किसने डेवलप किया था? बाजार ने स्टॉस स्ट्रैप ने किया था, जिसको शॉर्ट में लोग भी स्टॉस स्ट्रैप भी कहते हैं, राइट। तो गलती से फ्रेंड्स आप नरेंद्र मोदी पे टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, C++ इज ए डैश टाइप ऑफ लैंग्वेज। देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, हाई लेवल, लो लेवल, मिड लेवल एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए सवाल यहाँ पे, पहला जो सवाल क्या था कि किस टाइप का लैंग्वेज है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि लैंग्वेज में भी वो किस टाइप का लैंग्वेज है, क्या वो हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दिस। देखिए पहला जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें क्या था कि C++ एक लैंग्वेज है, किस टाइप का? तो हाई लेवल लैंग्वेज। बट यहाँ पर आपका हाई लेवल भी लिखा हुआ है, लो लेवल भी है, मिड लेवल भी है, नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा और हड़बड़ी भी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर में हाई लेवल था तो यहाँ पर भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होगा, नहीं। C++ लैंग्वेज जो हमारा होता है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है और आपका लो लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि C++ इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 3 नंबर का? ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, मेन इज ए एन। मेन हमारा क्या होता है? मेन क्या है? मेन जो हमारा है प्रोग्रामिंग में, मेन का क्या काम होता है? तो मेन आपका क्या होता है? एक फंक्शन होता है। मेन आपका एक वैसा फंक्शन होता है जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। सो बेसिकली मेन इज अ फंक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राइट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है। यहाँ पे जो सवाल पूछा है, सवाल ये पूछा है कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर ये में लिखा हुआ है, ये आपका किस कैटेगरी में आता है? ये आता है आपका अर्थमेटिक कैटेगरी में। किस में आता है? ऑप्शन नंबर ये जो आपका है, ये किस में आता है? ये आपका आता है अर्थमेटिक में। दिस इज योर अर्थमेटिक ऑपरेटर, राइट। तो हमारा
लेकिन सवाल क्या पूछा था, सवाल ये पूछा है कि आपका लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, राइट, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, एंड और एंड नॉट। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉलन। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ऑपरेटर दिया हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, राइट, इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर हम लोग इसे टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है कि वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स, जो हमारा वॉइड डेटा टाइप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली जो हमारा वॉइड डेटा टाइप होता है क्या होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, राइट। और ये वॉइड जो हमारा है डेटा टाइप वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए वॉइड का मतलब होता है जी एम्प्टी, नथिंग, नल, है ना, खाली होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, इंट डेटा, बी में है फ्लॉट, सी में एम्प्टी एंड डी में नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए तो लिखा हुआ है लेकिन ए किसके अंडर में लिखा हुआ है, डबल कोटेशन के अंडर में लिखा हुआ है। सो ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ए यहाँ पे, क्या वो इंटीजर लिटरल है, क्या वो स्ट्रिंग लिटरल है, कैरेक्टर है, या फिर ऑल ऑफ दिस क्या होगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्ट्रिंग लिटरल्स, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वर्ड अगर आपका डबल कोटेशन के अंदर में लिखा हुआ रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कहते हैं। लेकिन सपोज दैट यही अगर आपका यहाँ पे क्या रहता है, सिंगल कोटेशन के अंदर, तब ये हमारा क्या बन जाता है, ये फिर हमारा बन जाता कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है, कैर डेटा टाइप बन जाता है, हमारा कैरेक्टर लिटरल बन जाता है। ध्यान दीजिएगा ऑलवेज अगर सिंगल कोटेशन है तो कैरेक्टर, डबल कोटेशन है तो स्ट्रिंग, और ऑब्वियसली इंटीजर कभी भी हमारा कोटेशन मार्क्स के अंदर में नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ कीवर्ड इज ए एन, कीवर्ड क्या है, ऑप्शन ए नंबर में आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी लोअर केस अल्फाबेट, ऑप्शन सी रिजर्व वर्ड फॉर इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या कीवर्ड जो हमारा क्या वो एक आइडेंटिफायर है, क्या वो लोअर केस अल्फाबेट्स होता है, या फिर वो एक रिजर्व वर्ड होता है। तो बेसिकली कीवर्ड हमारा क्या होता है, कीवर्ड इज एन रिजर्व वर्ड, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड whose meaning is already known by the compiler। कीवर्ड हमारा एक ऐसा रिजर्व वर्ड होता है जिसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को पता होता है और उसका इस्तेमाल हम लोग कभी भी किसी अदर पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन C++ इज, क्या कहता है कि C++ में सबसे छोटी, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो अब गलती से भी वहां पे आप सेमी कॉलन पे टिक मत मार दीजिएगा, क्यों, क्योंकि भैया अगर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सेमी कॉलन, ऑप्शन बी में डेटा टाइप, ऑप्शन सी में टोकन, ऑप्शन डी में कीवर्ड, तो यहां में से सबसे छोटा अगर देखा जाए तो सेमी कॉलन ही है। तो गलती से भी हम लोग क्या करेंगे, सेमी कॉलन पे टिक नहीं करेंगे। हमारे C++ प्रोग्राम का जो सबसे स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल यूनिट जो होता है वो हमारा क्या होता है, टोकन, ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द टोकन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स। पहला हमने क्या पढ़ा था, वॉइड डेटा टाइप। देखिए यहाँ पे एक और सवाल था वॉइड से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 6 नंबर, वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एम्प्टी डेटा रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, आई थिंक, हाँ क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स, क्या होगा आंसर इसका, एम्प्टी डेटा टाइप, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफायर, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा आपका करेक्ट आइडेंटिफायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आइडेंटिफायर होता क्या है। तो बेसिकली आइडेंटिफायर हमारा क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है जिससे हमारे प्रोग्राम के किसी भी एलिमेंट को हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमारे वेरिएबल का नाम होता है ना, किसी भी फंक्शन का नाम होता है, एरे का नाम हुआ, स्ट्रिंग का नाम, किसी भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर के पहला रूल्स क्या होता है कि उसमें जितने आइडेंटिफायर जो हमारा होता है वो अल्फाबेट्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है,
स्पेशल लेटर भी है और आपका अल्फाबेट से, तो ये पहला रूल को वेरी कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका क्या कर रहा है, ये भी आपका करेक्ट पहला रूल को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ये भी पहला रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन सेकंड रूल क्या कहता है कि कभी भी हमारा आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों में डिजिट से स्टार्ट नहीं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते क्या कहता है। आइडेंटिफायर का नेक्स्ट रूल कहता है कि हमारा किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में अंडर स्कोर को छोड़ करके किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अंडर स्कोर को छोड़ करके बाकी जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं हम लोग किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में, राइट। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्या डॉलर लगा हुआ है, दैट इज द स्पेशल कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे @ लगा हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ स्पेशल कैरेक्टर। लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, अंडर स्कोर। और रूल क्या कहता है कि अंडर स्कोर के अलावा तीसरा या दूसरा कोई भी ऐसा स्पेशल कैरेक्टर नहीं है जिसका हम लोग यूज करेंगे आइडेंटिफायर में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट 12 में, व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन सीपीपी। C++ में इंटीजर जो हमारा होता है उसका डेटा टाइप क्या होता है, राइट, सॉरी उसका साइज कितना होता है। तो देखिए जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, जैसे मान लीजिए हमारा इंट हो गया है ना, क्या हो गया, इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लॉट हो गया, ठीक है, इन सब का क्या होता है, साइज होता है। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा कि इंटीजर का साइज कितना होता है। तो देखिए इंटीजर का जो साइज होता है ना वो 2 बाइट्स भी होते हैं आपका, ठीक है, और आपका 4 बाइट्स भी होते हैं, ठीक है, 2 बाइट भी होता है, 4 बाइट भी होता है। अब ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 बाइट्स 4 बाइट्स, अब दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग कि किसको टिक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या लिखा हुआ डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। तो इंटीजर का जो हमारा डेटा, जो इंटीजर का जो साइज होता है वो कितना होता है, ये 2 बाइट भी होता है, 4 बाइट भी होता है, इसलिए डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंपाइलर का। तो कंपाइलर हमारा कितने बिट का होता है उसी के हिसाब से क्या करता है, इंटीजर भी मेमोरी को कंज्यूम करता है। सपोज दैट कि अगर इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में, इसी क्वेश्चन में अगर आपका ऑप्शन ये डी जो कि लिखा हुआ डिपेंड्स ऑन कंपाइलर ये नहीं होता तो फिर हम किसको टिक करते हैं, देन फिर हम लोग बाय डिफॉल्ट 4 बाइट को टिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइंड कैर डेटा टाइप। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा कैर डेटा टाइप है ना वो भी किस टाइप का, अनसाइंड, तो उसका रेंज क्या होता है। तो देखिए अनसाइंड और साइंड का मतलब क्या होता है, साइंड का मतलब होता है एक वैसा वेरिएबल जिसमें आप इंटीजर, जिसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और अनसाइंड का मतलब होता है जिसमें हम केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो देखिए जो कैरेक्टर का जो रेंज होता है वो कैरेक्टर का रेंज कितना होता है, देखिए कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, तो कैरेक्टर हमारा 1 बाइट का होता है, मतलब कि 1 बाइट का मतलब होता है 2 का पावर 8, दैट मींस 256। तो अगर हम उसका रेंज अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के 255 हो जाएगा। लेकिन 0 से लेकर जो 255 तक का जो रेंज निकलेगा वो किसका निकलेगा जी, अनसाइन का। और अगर साइन का निकालेंगे तो 256 का हाफ हो जाएगा, मींस कितना हो जाएगा 128 टू 127। क्यों, क्योंकि बीच में एक 0 भी इंक्लूड होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनसाइन कैरेक्टर का रेंज कितना होगा, तो अनसाइन कैरेक्टर का रेंज कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, 0 से लेकर के 255। फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप का लिखा, लेकिन आपको सवाल एग्जाम में इंटीजर का भी पूछ सकता है, राइट। तो इंटीजर का रेंज कितना होता है, ठीक है, तो इंटीजर का रेंज कितना होता है तो उसका भी आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा अगर साइन इंटीजर है तो उसका रेंज कितना होगा होता है, तो अनसाइन इंटीजर का रेंज होता है 0 से लेकर के, है ना, 65,535, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि व्हाट फॉलोइंग ऑपरेटर इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे ऑपरेटर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉलन। तो इस ऑपरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, इस ऑपरेटर का नाम क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस ऑपरेटर का नाम क्या है, टर्नरी ऑपरेटर, राइट, जो हम लोग थोड़ा पहले भी, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। इसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, साथ ही साथ हम लोग इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, राइट। देखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर हमारा ये होता है, राइट। और ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलोज द रूल। देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट हमारा क्या होता है प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट हमारा क्या होता है माइनस माइनस। लेकिन क्या कह रहा है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कि पहले चेंज करेंगे देन फिर उसको यूज करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल, तो किस रूल को फॉलो करता है, चेंज देन यूज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता तब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यूज देन चेंज। पहले यूज करेगा देन फिर चेंज करेगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बैकस्लैश वी इज यूज्ड फॉर। देखिए बैकस्लैश वी जो हमारा होता है, बैकस्लैश वी बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, राइट। कभी भी कोई भी सिंगल कैरेक्टर जब आपका बैकस्लैश के साथ स्टार्ट होता है जैसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। तो बैकस्लैश वी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? देखिए बैकस्लैश वी का मतलब क्या होता है? वर्टिकल टैब होता है, राइट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? बैकस्लैश एन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अलार्म के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? बैकस्लैश ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक कीवर्ड है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? साइज। ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर सी जंप। ऑप्शन नंबर डी 4। तो यहाँ पे ना जो आपका कीवर्ड है क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा उसका आंसर क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर डी 4 आपका क्या होता है? कीवर्ड होता है। 4 वाइल है ना, डू वाइल, ये सब आपका क्या होता है? एक आपका कीवर्ड होता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज एन एग्जांपल ऑफ। अगेन फिर से क्वेश्चन ही रिपीट हो गया यहाँ पे। देखिए ये जो हमारा है वो क्या है? वो हमारा एग्जांपल किसका? स्ट्रिंग लिटरल्स का, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस ऑपरेटर। देखिए इनमें से कौन सा आपका एड्रेस ऑपरेटर है? तो इसका एड्रेस ऑपरेटर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू प्रिंट द मैसेज इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। देखिए सी प्लस प्लस में किसी भी मैसेज को प्रिंट करने का करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है? तो देखिए प्रिंट करने के लिए जो हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं ना, वो क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सी आउट, देन फिर डबल एंगल ब्रैकेट, देन फिर यहाँ में जो भी आपका मैसेज प्रिंट करना होगा यहाँ पे लिखेंगे एंड देन फिर डबल कोटेशन के साथ में सेमीकोलन, राइट। तो देखिए ये जो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मैसेज को प्रिंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्मेट में कौन सा लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या सही है? ये सी आउट में लिखा हुआ है, फिर डबल एंगल ब्रैकेट है, देन फिर स्ट्रिंग जो मैसेज आपका डबल कोटेशन के साथ में आपका सेमीकोलन। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये क्या डबल कोटेशन पे है? नहीं है। क्यों? ये स्ट्रिंग है लेकिन डबल कोटेशन में नहीं है। यहाँ पे आउट लिखा हुआ बट यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या? नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमेंट सिंटैक्स इज करेक्ट टू क्रिएट अ सिंगल लाइन कमेंट इन सी प्लस प्लस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए कौन सा सिंटैक्स करेक्ट होता है? तो देखिए कभी भी सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डबल फॉरवर्ड स्लैश, राइट। सिंपली डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं और आपको जो कमेंट करना हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलत है, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते क्या है इसमें कि विच इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड। इनमें से कौन सा आपका वैलिड कीवर्ड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? रिटर्न। ऑप्शन नंबर बी में सी आउट। ऑप्शन नंबर सी में आपका लिखा 4। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ कॉन्स्ट। तो देखिए रिटर्न भी हमारा क्या एक कीवर्ड होता है, राइट। 4 भी हमारा एक कीवर्ड है और कॉन्स्ट भी हमारा एक कीवर्ड है। 4 का इस्तेमाल करते हैं लूप चलाने के लिए, रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग से बाहर निकलने के लिए, और कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेरिएबल को क्या करते हैं हम लोग? कांस्टेंट बनाने के लिए। अब देखिए एक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बच जाता है सी आउट। तो सी आउट यहाँ पे आपका क्या है? सी आउट आपका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखिए सी आउट है ना, सी इन और सी ई डबल आर, सी आर, ये तीनों आपका क्या है? ये तीनों के आपका क्या है? यहाँ पे स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्या लिखा हुआ है कि वेयर डज प्रोग्राम स्टार्ट्स टू एग्जीक्यूट। हमारा प्रोग्राम कहां से रन करना स्टार्ट करता है? ऑब्वियसली कहां से स्टार्ट करता है? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम एनीवेयर। या कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है, या टॉप से स्टार्ट होता है, या मेन फंक्शन से होता है, या नॉन ऑफ दी, या कहीं से, या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो प्रोग्राम है कहां से स्टार्ट करता है? रन करना मेन फंक्शन से रन करना स्टार्ट करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है कि द वेरिएबल that can be used only within the function in which it is declared is called as। जी क्या कहता है कि वो वेरिएबल क्या कहलाता है जिसे हम फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर करते हैं और उसे फंक्शन के अंदर में यूज करते हैं। तो वैसा वेरिएबल जिसे हम लोग फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर करते हैं और हम उसको फंक्शन के अंदर में ही इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तो ग्लोबल वेरिएबल को हमेशा फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है या फिर किसी ब्लॉक के बाहर भी डिक्लेयर करते हैं, और उसका इस्तेमाल हम लोग पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ यू हैव टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइसेस which of the following is the best suited। क्वेश्चन क्या कह रहा है, if you have to make decision based on multiple choice, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पर आपको चॉइस दिया गया, मल्टीपल चॉइस है और वहां में से आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो कौन सा इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, क्या इफ आपके लिए बेस्ट है या इफ एल्स बेस्ट है या फिर इफ एल्स इफ बेस्ट है या फिर ऑल ऑफ दिया सब के सब आपके लिए बेस्ट है। तो देखिए इफ में हम लोग क्या होता है, सिंगल कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ एल्स में भी हम लोग सिंगल कंडीशन अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ उस कंडीशन का अल्टरनेटिव हम लोग एल्स में प्रोवाइड करते हैं। देखिए इफ एल्स इफ को हम लोग इफ एल्स लेटर भी कहते हैं, राइट। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। देखिए व्हाइल लूप जो हमारा था कंडीशन को कहां पे चेक करता है, तो ऑलवेज व्हाइल लूप जो हमारा था कंडीशन कहां पे चेक करता है, टॉप में करता है। और बॉटम में कंडीशन कौन चेक करता है, तो बॉटम में कंडीशन चेक करता है कौन, डू व्हाइल चेक करता है, राइट। तो डू व्हाइल कहां पे चेक करता है, बॉटम में, टॉप में कौन करता है, व्हाइल लूप। साथ ही साथ फॉर लूप भी आपका कंडीशन को कहां पे चेक करता है, टॉप में करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। तो देखिए एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये होता है कि लूप के बॉडी में एंट्री करने से पहले कंडीशन को चेक करना। तो वैसा लूप जो अपने बॉडी में एंट्री करने से पहले कंडीशन को चेक करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। तो देखिए बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन को कौन कौन चेक करता है जी, फॉर लूप भी चेक कर लेता है और व्हाइल भी चेक कर लेता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, डू व्हाइल लूप, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। इसे क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को यहाँ पे चेक करता है, बॉटम में चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग क्या लिखा हुआ है, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट एर 5 and 5 हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछने का एकदम चांसेस होता है। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि हमने एक एरे को डिक्लेयर किया है और उस एरे का जो हमने एरे डिक्लेयर किया वो हमारा स्टेप एरे है, राइट, ARR देन 5 एंड देन फिर 5। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो है हमारा एरे यहाँ पे डबल क्या लिखा हुआ, इंडेक्स पास हुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं रो और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। यानी कि हमारा ये जो एरे यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है, ये हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं 2D एरे कहते हैं, राइट। तो 2D एरे में रो और कॉलम क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एरे के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एन एरे इज अ सेट ऑफ सिमिलर डेटा आइटम। ऑप्शन नंबर बी, एन एरे इज अ सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेटा आइटम। ऑप्शन नंबर सी, एन एरे कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो देखिए एरे की सबसे खास बात ये होता है कि एरे में हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन सभी के सभी सिमिलर आइटम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग क्या लिखा हुआ है, इफ वी स्टोर्ड 5 एलिमेंट्स इन एन एरे सो व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर ऑफ एरेज लास्ट डेटा आइटम। कहता है कि हम एरे में कितने एलिमेंट, 5 एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, कितने, 5 एलिमेंट को। तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, ठीक है। इफ वी स्टोर 5 एलिमेंट्स इन एन एरे सो व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर ऑफ एरेज लास्ट डेटा आइटम। देखिए एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है ऑलवेज कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो जब हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट स्टोर किया तो कितना होगा लास्ट वाला, 4 ऑब्वियसली, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा, क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कंडीशन स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कंडीशन स्टेटमेंट। यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू
15 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 क्वेश्चन मार्क्स 15:16। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है एक्सप्रेशन, ये जो लिखा हुआ है ये किसके बेस पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है टर्नरी ऑपरेटर के बेस पर लिखा हुआ है, राइट। टर्नरी ऑपरेटर मींस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से पहले ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन 1, क्वेश्चन मार्क्स के बाद एक्सप्रेशन 2 एंड कॉलन के बाद आपका बन जाता है एक्सप्रेशन 3। इफ एक्सप्रेशन का कंडीशन, अगर एक्सप्रेशन 1 का कंडीशन अगर ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क्स के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे क्या रहा है, क्या 15 से बड़ा या उसके बराबर है? यस ऑब्वियसली 15 से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन उसके इक्वल तो है, मतलब कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन 2। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता तो क्या फिर ऑप्शन हो जाता, ऑप्शन नंबर एक्सप्रेशन 3। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो रिजल्ट आपका क्या हुआ 15। तो क्या देखिए 15 ऑप्शन में है, यस बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इन C++ प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज्ड फॉर। देखिए strlen फंक्शन जो हमारा किसका है, स्ट्रिंग का फंक्शन है, राइट। और इसका मतलब होता है स्ट्रिंग का, strlen का मतलब है स्ट्रिंग लेंथ। तो strlen फंक्शन का प्रोग्रामिंग में क्या काम होता है, तो देखिए उसका काम होता है काउंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है strlen फंक्शन। एंड कॉपी टू स्ट्रिंग, तो देखिए किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या होता है, strcpy फंक्शन, राइट। कंपेयर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, strcmp, इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंपेयर करने के लिए, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। वो कौन सा, वो एक वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है या अपने पास रखता है, उसे क्या कहते हैं, ऑब्वियसली उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35। सो व्हाट आर मैंडेटरी पार्ट्स इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। क्या कहता है कि जब हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उस समय उसका मैंडेटरी पार्ट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, ऑप्शन नंबर बी रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर्स, ऑप्शन नंबर सी पैरामीटर्स फंक्शन नेम, ऑप्शन नंबर डी पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स। देखिए तो फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा टाइप, राइट। फिर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे फंक्शन का नेम एंड देन फिर हम लोग लिखते हैं पैरेंथेसिस एंड देन फिर यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर हम लोग लिखते हैं। अगर आपको पैरामीटर लिखना तो आप लिख सकते हैं, पैरामीटर अगर नहीं देना तो आप नहीं लिखेंगे। सो पैरामीटर इज योर ऑप्शनल थिंग। तो यहाँ पे हमारे लिए कंपलसरी पार्ट क्या हो गया, कंपलसरी पार्ट क्या हो गया, डेटा टाइप, जिसको हम लोग रिटर्न टाइप भी कहते हैं, और साथ ही साथ फंक्शन का नेम। तो देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम एंड पैरामीटर्स, पैरामीटर इज अवर ऑप्शनल थिंग, हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। फिर क्या लिखा पैरामीटर्स एंड फंक्शन का नेम, बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि डेटा टाइप लोग इस्तेमाल करेंगे। एंड पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी तो होगा जी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, चार ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट, क्लास एंड नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्ट्रक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन क्लास। क्लास को डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर कीवर्ड है ही नहीं, वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बात ध्यान में रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है और एकदम पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस स्ट्रक्चर और क्लास मेंबर। क्या कहता है कि किस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है कि स्ट्रक्चर और क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। देखिए किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी क्लास के अंदर जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके डेटा मेंबर कहते हैं। तो उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और बहुत इजी सवाल भी है ये आपका, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 में कि डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या रन इज कॉल्ड। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय या प्रोग्राम को रन करते समय जो अपना वैल्यू को नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लिटरल्स, जिसका दूसरा नाम में हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है 5 इंटू प्री इंक्रीमेंट ऑफ जे एंड मोड 6 इफ जे इक्वल टू 5। क्या कह रहा है, देखिए ये आपका 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना से करना है, लेकिन प्री इंक्रीमेंट लिखा हुआ है जे से, और फिर इसका क्या निकालना है आपको, मोड निकालना है, कितना से 6। तो यहाँ पे 6 का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ आपके पास, सॉरी जे का वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 इंटू प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा, पहले वैल्यू को चेंज करेगा देन पे यूज करेगा। तो जे का वैल्यू पे कितना था 5, तो क्या हो गया 6, राइट। अब इसको क्या करें मल्टीप्लाई, कितना हो गया 30, एंड 30 को फिर मोड निकाल देंगे कितना से 6। तो जब 30 का मोड हम निकालेंगे 6 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर आपका 0। क्यों, देखिए मॉडुलस ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर को निकालना, ठीक है। तो जब 30 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। क्या 0 ऑप्शन में है दिया हुआ, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, उप्स, ओओपी, उप मींस, देखिए ओओपी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, उप का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 42 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, इनमें से कौन सा आपका सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर क्या जी, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो देखिए सी प्लस प्लस का इनकैप्सुलेशन भी आपका सी प्लस प्लस का फीचर्स होता है, इनहेरिटेंस भी आपका फीचर्स है, एब्स्ट्रैक्शन भी आपका फीचर्स है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका ये आपका के मैप का रूल होता है, ठीक है, ये उसका फीचर्स है, राइट। वहां पे हम लोग लॉ पढ़ते हैं, कहां पे, के मैप में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली सी प्लस प्लस का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या है, ये कोई उसका फीचर्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या लिखा हुआ है, डैश इज द वे टू रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स। क्या कहता है कि वो कौन सा तरीका है जहां पर हम बिना बैकग्राउंड को डिटेल्स को रखे हुए हम किसी भी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बैकग्राउंड में उसके डेटा को रखना जरूरी नहीं होता है। वो कौन सा तरीका होता है, यस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डेटा को हाइड करना होता है, राइट। और इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को रैप करना, और इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिट करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि क्लास रिप्रेजेंट्स, एक जो क्लास है हमारा, वो क्लास किसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्लास ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि इनकैप्सुलेशन इज द वे टू इंप्लीमेंट। देखिए इनकैप्सुलेशन जो हमारा होता है वो क्या करता है, किसको इंप्लीमेंट करता है, तो देखिए इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को, और देखिए मेंबर को, डेटा मेंबर को और उसके मेंबर फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं। मींस एक साथ कंबाइन करने का मतलब क्या, तो चीजों को रैप करते हैं। तो रैप करने से क्या होता है, हम लोग उसको हाइड कर देते हैं, और हाइड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का एक तरीका होता है क्या इंप्लीमेंट करने के लिए, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनकैप्सुलेशन। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रखिएगा, समझ के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस ऑफ द क्लास मेंबर। देखिए तो उसका ऑप्शन क्या होगा, प्राइवेट, ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट। क्योंकि प्राइवेट क्या करता है कि किसी भी डेटा मेंबर को जब हम लोग उसको प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक्सेस कहां पर रहता है, विद इन द क्लास, उस क्लास के बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, राइट। ब्रेक का काम क्या करते हैं, किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, अ क्लास सपोर्ट्स ओप फीचर्स, ठीक है। अ क्लास जो होता है वो सपोर्ट करता है, कौन से ओप्स फीचर को सपोर्ट करता है, तो इनकैप्सुलेशन को भी सपोर्ट करता है, एब्स्ट्रैक्शन को भी सपोर्ट करता है, डेटा हाइडिंग को भी सपोर्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 48। तो 48 में क्या लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ क्लास आर। देखिए क्या कहता है कि किसी भी क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्या वो प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, या प्रोटेक्टेड होता है। तो देखिए जो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड है, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। क्या कहते हैं जी, इसे कहते हैं हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक।
मतलब कि जो भी क्लास के अंदर हम अपने मेंबर को डिक्लेयर करेंगे उसका एक्सेस कहां तक होगा, राइट। क्या हम उसे प्राइवेट बनाकर रखेंगे या उसे पब्लिक करके रखेंगे या फिर उसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे, राइट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। तो सवाल ये पूछा है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे क्लास के मेंबर्स होते हैं वो किसके, उसका मोड क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे क्लास का मोड क्या होता है, प्राइवेट होता है। किसी भी डेटा मेंबर का, क्लास के किसी भी डेटा मेंबर का बाय डिफॉल्ट उसका क्या होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मेंबर्स, देखिए यहाँ पे कौन कौन से डेटा मेंबर्स दिया हुआ है, तो फ्रेंड, स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, है ना, कैन बी सर्च, जिसे सर्च किया जा सकता है बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। देखिए क्लास, किसी भी क्लास के जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, राइट, तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से कौन से डेटा मेंबर को सभी को एक्सेस किया जा सकता है या फिर उसे सर्च किया जा सकता है। तो यस, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टैटिक मेंबर। तो हमारे क्लास के किसी भी स्टैटिक मेंबर को हम क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ क्लास डेफिनेशन एंड्स विथ, जो हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं वो एंड कहां पे होता है, ऑब्वियसली क्या कोमा पे खत्म होता है, डॉट पे या फिर कॉलन या फिर सेमीकॉलन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्लास को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो क्लास कीवर्ड लिख करके क्लास का नाम यहाँ पे लिखते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पे क्लास का नाम स्टूडेंट लिखा, ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पे डेटा मेंबर को डिफाइन करेंगे, क्लास को क्लोज करेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या करते हैं, सेमीकॉलन को हम लोग पास करते हैं। तो इस टर्मिनेट करते हैं किसे, सेमीकॉलन से। तो क्लास का डेफिनेशन किसे एंड होता है, सेमीकॉलन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स मींस रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। डेटा और फंक्शन को एक साथ रैप करने का कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास, इनमें से कौन सा क्लास का मेंबर नहीं है। क्या स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्लास का मेंबर कंस्ट्रक्टर भी है, क्लास का मेंबर आपका स्टैटिक भी होता है, स्टैटिक फंक्शन, लेकिन फ्रेंड फंक्शन हमारे क्लास का मेंबर नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन ए क्लास एज, क्लास का डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, प्राइवेट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन C++ डैश ऑपरेशंस इज यूज्ड फॉर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। तो देखिए C++ में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए किस ऑपरेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर, राइट। तो क्या लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ऑपरेटर होगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हम लोग किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं C++ में, क्या हम लोग उसको स्कोप रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं या न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर रिलेशनल ऑपरेटर का। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यू। क्यों, तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अडॉप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है ना, प्रोग्रामिंग लिखने का जो उसका अप्रोच होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा अप्रोच होता है बॉटम टू अप अप्रोच, ठीक है। 56 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर एक्सेस्ड बाय, क्लास के जितने भी हमारे प्राइवेट मेंबर होते हैं उसको एक्सेस किया जाता है, किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, मेंबर फंक्शन के द्वारा, फ्रेंड फंक्शन, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को मेंबर फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकता है और उसको फ्रेंड फंक्शन से भी हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, एन इनलाइन फंक्शन इज, देखिए इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन। जो फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं इनलाइन फंक्शन, क्या उसके आगे हम लोग इनलाइन कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन बी सेव्स एग्जीक्यूशन टाइम, ऑप्शन नंबर सी अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 57 का, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 58, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि डिस्ट्रक्टर इज ए, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ए मेंबर फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडेड या कंस्ट्रक्टर या नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टर क्या होता है हमारा, एक मेंबर फंक्शन होता है, राइट। ऑप्शन नंबर ए। कंस्ट्रक्टर्स आर हमारा एक स्पेशल फंक्शन होता है, हैव द सेम नेम एज द क्लास एंड नो रिटर्न टाइप, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कंस्ट्रक्टर का ये तीनों उसकी प्रॉपर्टी है, उसके तीनों फीचर्स है। कंस्ट्रक्टर आपका क्लास का स्पेशल फंक्शन भी होता है, क्लास का जो नाम होता है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का भी नाम होता है, राइट। और कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, मींस ऑप्शन नंबर डी।
डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रीसीडेड बाय। देखिए जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वही हमारा नाम क्या होता है, डिस्ट्रक्टर का भी होता है, लेकिन उसके नाम के आगे में क्या प्रीसीड किया जाता है, तो टिल्ड सिंबल का प्रीसीड किया जाता है। मींस टिल्ड सिंबल को लगा करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। कि सपोज दैट अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्लास का नाम अगर यहाँ पे स्टूडेंट है, राइट, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या होगा, स्टूडेंट ही होगा, राइट। साथ ही साथ डिस्ट्रक्टर जो हमारा होगा उसका भी नाम क्या होगा, स्टूडेंट ही होगा, स्टूडेंट ही होगा, लेकिन इसके नाम के आगे में हम लोग क्या लगा देंगे, टिल्ड सिंबल लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, क्लास, ये हमारा क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर, ये हमारा क्या बन गया, डिस्ट्रक्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इनमें से कौन सा आपका कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं होता। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर हमारे कितने टाइप के होते हैं, तीन ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, एंड एक आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। तो कोई फ्रेंड क्लास होता है, फ्रेंड फंक्शन होता है, लेकिन फ्रेंड कंस्ट्रक्टर आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रीसीडेड बाय, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 63, अ कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन। देखिए कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है कब, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एन ऑब्जेक्ट इज मूव, एन ऑब्जेक्ट इज कॉपी, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब हम कभी भी किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपने आप कंस्ट्रक्टर हमारा क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 64, अ कंस्ट्रक्टर टेकिंग एन आर्गुमेंट इज कॉल्ड। जब एक कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट को लेता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब हम कंस्ट्रक्टर में जब पैरामीटर पास करते हैं, राइट, जब हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और जब हम लोग वैल्यू को पास नहीं करते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें जब हम लोग वैल्यू को पास नहीं करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते समय जो हमने वैल्यू पास किया होगा वही वैल्यू वहां पे ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करना। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब हम कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास करते हैं तब उसे कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। 65 में क्या लिखा हुआ है, अ डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर आपका डिस्ट्रक्टर के लिए अवेलेबल है। तो देखिए क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए, इट हैज सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। यस बिल्कुल है जी। इट्स नेम इज प्रीसीडेड बाय टिल्ड साइड, यहाँ पे क्या होगा, टिल्ड साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इट हैज नो रिटर्न टाइप एंड ऑल ऑफ दिस। यस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है जो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, साथ ही साथ इसमें हमारा टिल्ड सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना, कि डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रीसीडेड बाय टिल्ड, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, बेस क्लास इज। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि बेस क्लास इज, ये आपका क्वेश्चन कहां से, इनहेरिटेंस का सवाल है ये। क्या कहता है कि बेस क्लास इज नॉर्मल क्लास, डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास या ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली बेस क्लास हमारा होता क्या है, जैसे नॉर्मली मान लीजिए हमने क्लास डिफाइन किया क्लास ए, राइट, और यहां पर हमने क्लास डिफाइन किया क्लास बी। तो जब क्लास ए से क्लास बी हमारा इनहेरिट होता है तो बी हमारा क्या बन जाता है, चाइल्ड क्लास, राइट, और बी हमारा क्या बन जाता है, बेस क्लास, ठीक है। तो बेस क्लास हमारा नॉर्मल क्या होता है, जनरली हमारा एक नॉर्मल क्लास होता है जिसको इनहेरिट करके हमारा कोई दूसरा क्लास इनहेरिट करके वो क्या बन जाता है, डिराइव्ड क्लास बन जाता है। सो बेसिकली बेस क्लास हमारा क्या होता है, नॉर्मल क्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास एज। क्या कहता है कि मान लीजिए हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं किसके मोड में, मान लीजिए हम लोग प्राइवेट मोड में इनहेरिटेंस कर रहे हैं, राइट। और क्या कहता है कि प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास। मान लीजिए हमारा बेस क्लास है, बेस क्लास में जो हमारा डेटा मेंबर हो क्या प्रोटेक्टेड है, राइट, और हम उस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं किस मोड में, प्राइवेट के मोड में इनहेरिट कर रहे हैं। तो जब प्राइवेट मोड में इनहेरिट करेंगे तो वहां का जो मेरा डेटा है कहाँ का, बेस क्लास का, वो डिराइव्ड क्लास में क्या ट्रीट करेगा, तो उसे हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, प्राइवेट, एज ए प्राइवेट ट्रीट करते हैं। देखिए एक बात ध्यान समझिएगा, जब आप किसी भी बेस क्लास को आप जब इनहेरिट करते हो प्राइवेट मोड में, तो बेस क्लास के अंदर जितनी भी डेटा मेंबर आपका चाहे प्रोटेक्टेड हो या फिर पब्लिक हो, वो ड्राइव क्लास में आके क्या बन जाता है, प्राइवेट मोड में ही इनहेरिट होता है, प्राइवेट एज ए प्राइवेट ट्रीट करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, इफ ए क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई। मतलब कह रहा है कि क्लास एक्स जो है वो इनहेरिट होता है कहां से, क्लास वाई से।
तो इसका मतलब यहाँ पे वाई वाई क्या बन गया आपका सुपर क्लास यानी बेस क्लास, और एक्स आपके यहाँ पे क्या कहलाएगा चाइल्ड क्लास। देन वाई इज कॉल्ड, तो वाई हमारा क्या कहलाएगा सुपर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ ड्राइव्ड क्लास। देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग प्रोटेक्टेड मोड में जब इनहेरिट करेंगे तो पब्लिक मेंबर जो भी हमारा होगा बेस क्लास का वो भी यहाँ पे आके क्या करेगा एज ए प्रोटेक्टेड ट्रीट करेगा, राइट। जब हम प्राइवेट मोड में इनहेरिट करेंगे तो पब्लिक मेंबर हो या फिर प्रोटेक्टेड मेंबर हो वो सब के सब क्या बन जाएगा एज ए प्राइवेट ट्रीट करेगा, लेकिन प्राइवेट मेंबर को हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है, which of the following concept provides facility of using objects of one class inside another class। क्या कह रहा है कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास के अंदर में ऑब्जेक्ट करने के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यस ऑब्वियसली उसे हम लोग क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब एक क्लास को इनहेरिट जब करेगा दूसरा क्लास तो एक क्लास का जो भी प्रॉपर्टी होगा दूसरे क्लास के लिए भी अवेलेबल हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या लिखा हुआ है कि when several classes inherit the property of same common class it is called। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे क्लास ए था, राइट, और वहां से इनहेरिट हुआ कितना सेवरल क्लासेस, मान लीजिए बी भी इनहेरिट हुआ यहाँ पे से बी, सी भी इनहेरिट हुआ यहाँ से आपका क्लास डी भी इनहेरिट हो गया। मतलब कि एक बेस क्लास का जब मल्टीपल सब क्लासेस होते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट। और सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है एक बेस क्लास एक सब क्लास, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है एक लेवल के बाद कोई तीसरा यहाँ पे लेवल आ जाएगा, राइट। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और अगर हम यहाँ से सिर्फ अगर ये कंसीडर करते हैं ए, यहाँ से सी, यहाँ से आपका बी और यहाँ से आपका डी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं सिर्फ इसको तो ये हमारा क्या बन जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस बन जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ क्लास A needs to be derived from class B। क्या कह रहा है कि एक क्लास A है जिसको नीड है किस चीज का डेराइव होने के, कहां से डेराइव होना है उसको फ्रॉम क्लास B। क्लास A को नीड है क्लास B से डेराइव होने के लिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज करेक्ट टू डू, तो उसको करने के लिए इनहेरिट करने के लिए या फिर ड्राइव होने के लिए उसका करेक्ट सेंटेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात जिसको इनहेरिट करना है, जिस क्लास को इनहेरिट करना है उस क्लास का नाम लिखेंगे, देन फिर कॉलन सिंबल देंगे, देन फिर यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं उसे पब्लिकली इनहेरिट करना है या फिर हम लोग उसको प्राइवेट में इनहेरिट करना है, प्रोटेक्टेड इनहेरिट करना है, देन फिर हम लोग क्या लिखते हैं बेस क्लास को। तो ए को इनहेरिट करना कहां से, ए को इनहेरिट होना कहां से क्लास बी से, मतलब कि पहले क्या लिखेंगे क्लास ए कॉलन पब्लिक बी, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा जी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्लास का नाम लिखा हुआ ए कॉलम, देन फिर किस मोड में आपको इनहेरिट करना है वो एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल किया गया, देन फिर ओनली क्लास का नाम लिखते हैं बेस क्लास का नाम। बट ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिख दिया डेराइव्ड एक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया है जो कि ये सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। एंड ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लास बी इनहेरिट हो रहा है क्लास ए से, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ए में क्वेश्चन कह रहा है कि ए को इनहेरिट होना है क्लास बी से, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। बेस क्लास से क्या आपका इनहेरिट नहीं हो सकता है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली दोनों, ना तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों में से हम लोग किसी को भी इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए ड्राइव्ड क्लास एज अ प्राइवेट। देखिए बेस क्लास में हमारा मेंबर अगर प्राइवेट हो, पब्लिक हो या फिर पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो, राइट। अगर यदि हमारा जो सब क्लास है अगर वो इनहेरिट कर रहा है प्राइवेट मोड में तो सुपर क्लास का यानी कि बेस क्लास के सारे मेंबर एज ए प्राइवेट ट्रीट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि व्हेन अ क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लास टाइप एज इट्स मेंबर देन इट इज कॉल्ड। इसे तब हम लोग क्या कहते हैं इनहेरिटेंस ग्राफ कहते हैं। मतलब कि सिंपल सा कि जब एक क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई। अगर क्लास एक्स है वो इनहेरिट होता है कहां से, क्लास वाई से, देन वाई आपका क्या कहलाएगा, तो वाई हमारा क्या कहलाएगा सुपर क्लास कहलाएगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 78
का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुपर क्लास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 79 क्या कह रहा है? इन पब्लिक इनहेरिटेंस, ठीक है, पब्लिक इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास। देखिए हम क्या कर रहे हैं, बेस क्लास का जो मेंबर हमारा क्या प्रोटेक्टेड है, राइट? बेस क्लास का मेंबर हमारा क्या प्रोटेक्टेड, और जो हम इनहेरिट कर रहे हैं वो किस मोड में कर रहे हैं? पब्लिक मोड में कर रहे हैं। तो जब पब्लिक मोड में इनहेरिट कर रहे हैं और बेस क्लास का जो हमारा मेंबर प्रोटेक्टेड है, तो डिराइव्ड क्लास में उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? एज ए प्रोटेक्टेड ट्रीट करेंगे, राइट? सो 79 का क्वेश्चन नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 80 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि क्यू फॉलो, देखिए क्यू का क्वेश्चन है, मतलब हमारा क्या डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया। तो क्या कहता है कि क्यू फॉलो, क्यू किसको फॉलो करता है जी? फीफो, लीफो या गिगो या नन ऑफ दीज। जो हमारा क्यू होता है, क्यू का मतलब क्या होता है? लाइन। और लाइन में क्या होता है कि जो लाइन पहले लगता है वो पहले निकलता है, राइट? तो मतलब कि जो पहले इन करेगा वो पहले निकलेगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और लीफो, लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये कौन फॉलो करता है? स्टैक को फॉलो करता है। फ्रेंड्स देखिए कभी कभी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट? सो फर्स्ट इन, फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल फॉलोड बाय स्टैक। तो प्रिंसिपल कौन सा है जिसको स्टैक फॉलो करता है जी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है क्या? नहीं, ऑप्शन ये गलत हो गया। क्या कहता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए स्टैक जो हमारा होता है वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? एलिमेंट को इंसर्ट करते जाता है। तो जो सबसे पहले एलिमेंट आता है वो यहाँ पे रहता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से आता है। जो सबसे पहले आता है कहाँ चला जाता है? नीचे में। तो जब निकलेगा तो कौन निकलेगा? जो टॉप में रहेगा वो, यानी कि जो लास्ट में आया था। तो कहने का मतलब है कि जो लास्ट में आया वो फर्स्ट आउट करेगा, यानी कि लिफो। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। साथ ही साथ फिलो भी दिया हुआ। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो फर्स्ट में इन किया वो लास्ट में आउट करेगा, मींस ऑप्शन नंबर सी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है कि एन इंसर्शन इन ये स्टैक इज कॉल्ड। देखिए जब स्टैक में हम लोग इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे हम लोग कहते हैं पॉप, सॉरी क्या कहते हैं हम लोग इसे? पुश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और पॉप हमारा क्या होता है? जब हम लोग स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एट। देखिए क्यू में जो हमारा इंसर्शन होता है बेसिकली कहाँ पे होता है? फ्रंट में होता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी केस होता है, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे? ए, फ्रंट में। लेकिन क्यू का ना एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी क्यू बोलते हैं, राइट? डी क्यू। तो डी क्यू एक ऐसा पार्ट होता है, क्यू का एक ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है जहां पे आपका इंसर्शन दोनों साइड से होता है, फ्रंट से भी होता है आपका और एंड से भी होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, फ्रंट और एंड हम लोग तब टिक करेंगे दोनों जब आपका क्वेश्चन में डी क्यू लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ अगर आपका लिखा हुआ है क्यू तो हम लोग इंसर्शन हमेशा कहाँ पे करेंगे? फ्रंट में करेंगे। लेकिन अगर डी क्यू रहता तब वहां पे इंसर्शन दोनों साइड से होता है, फ्रंट से भी होता है और आपका एंड से भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड। देखिए जब एरे की किसी भी एरे के एलिमेंट को जब स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसे एरेज कहते हैं, पॉइंटर्स कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं, नन ऑफ दीज। यस, ऑब्वियसली उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉर्टिंग करते हैं। एरे के किसी भी एरे के एलिमेंट को जब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज ऑफ डिवाइड एंड कंक्लूड टाइप। मतलब यहां में से 4 आपको दिया हुआ है, एक बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, इन तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम में से वो कौन सा एल्गोरिथम है जो इसको फॉलो करता है? कौन? डिवाइड एंड कंक्यूर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट हमारा क्या करता है? एरे एलिमेंट को डिवाइड करता है, देन फिर डिवाइड करता है, देन फिर डिवाइड करता है, एंड फिर अगेन हर एलिमेंट को क्या करता है जी? उसे कंक्यूर करता है। सो डिवाइड एंड कंक्यूर अप्रोच को कौन फॉलो करता है? क्विक सॉर्ट अप्रोच फॉलो करता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कहता है कि द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज। देखिए क्या कहता है कि लिस्ट के जितने भी एलिमेंट दिया हुआ उसको जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तब उस ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ट्रैवर्सिंग। क्या कहते हैं? ट्रैवर्सिंग। और इंसर्टिंग का मतलब क्या होता है? लिस्ट में एलिमेंट को, नया एलिमेंट को इंसर्ट करना। मर्जिंग का मतलब क्या होता है? दो लिस्ट को एक साथ मर्ज करना। सॉर्टिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना। सो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्रैवर्सिंग करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में
कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपका किस टाइप का है, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर का मतलब होता है जिसे हम सीक्वेंशियली अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो स्टैक हमारा सीक्वेंशियली होता है, स्ट्रिंग भी आपका सीक्वेंशियली होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर से जो ट्री दिया हुआ है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और सी जो ट्री है ऑप्शन नंबर सी में जो ऑप्शन है आपका ट्री, हम लोग उसे लीनियरली अरेंज नहीं करते, उसे लीनियरली हम लोग अरेंज नहीं करते हैं। ये हमारा ट्री में होता है, मीन्स इस प्रकार से हमारा होता है ना। ट्री का हमारा ग्राफ, ट्री हमारा डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे होता है। तो ट्री जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लीनियर टाइप बोलते हैं। साथ ही साथ ट्री के अलावा एक चीज और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफ, है ना। एक और होता है हैश। तो ग्राफ, हैश और ट्री हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर पीपल जो हमारा लोग है, बहुत सारे लोग है, क्या वो लाइन में खड़ा है, तो जो अब हम लोग लाइन में खड़े होते हैं तो हमारा क्या बनता है, लाइन बनता है, मीन्स कतार बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। ठीक, किसका एग्जाम्पल है जी, पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यू, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोई 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेजर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स आर। डेटा स्ट्रक्चर्स पे कौन कौन से हम लोग मेजर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो सॉर्टिंग भी परफॉर्म करते हैं, सर्चिंग भी परफॉर्म करते हैं, डिलीशन भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। मींस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 90, विच टाइप ऑफ लिंक डज नॉट स्टोर नल इन द नेक्स्ट फील्ड। देखिए लिंक लिस्ट का सवाल यहाँ पे, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में होता है क्या बेसिकली, तो जब सर्कुलर लिंक हम लोग क्रिएट करते हैं तब उसके एंड में, नेक्स्ट फील्ड में हमारा उसमें नल नहीं होता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सर्कुलर लिंक लिस्ट, यस। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट, इसमें क्या होता है, दोनों साइड से कनेक्शन होता है। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक तरफ से कनेक्शन होता है, लेकिन सर्कुलर में क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ बनता है। इसमें क्या होता है कि पूरा सर्कुलर घूमता है, जिसमें हमारा क्या होता है, नल किसी भी नोड में लोग नल को इंसर्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, एसक्यूएल मींस। देखिए एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है कि द रॉ ऑफ अ रिलेशन आर नॉन एज। देखिए रिलेशन मतलब क्या होता है, डेटाबेस में हम लोग टेबल को बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन में जो हमारा रॉ होता है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो टपल कहते हैं। रिलेशन को क्या, देखिए रिलेशन में रॉ को क्या बोलते हैं, टपल कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। देखिए जब डेटा का डुप्लीकेशन होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एक्सेप्ट। देखिए डेटाबेस का कौन कौन सा एक्सेप्ट, डेटाबेस का कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, किसको छोड़ करके, तो यूजर डेटा यस कंपोनेंट है आपका डेटाबेस का। मेटा डेटा ये भी आपका कंपोनेंट होता है। इंडिसेस ये भी आपका कंपोनेंट है किसका, डेटाबेस का। लेकिन रिपोर्ट्स इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 95 में क्या कह रहा है कि नेटवर्क डिवाइसेस इज आर। इनमें से कौन सा आपका नेटवर्क डिवाइसेस है, इथरनेट कार्ड, हब, राउटर, ऑल ऑफ दिस। यस, इथरनेट कार्ड भी आपका नेटवर्क डिवाइस है, हब भी आपका एक नेटवर्क डिवाइस है, राउटर भी आपका एक नेटवर्क डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। वेब ब्राउजर्स इज आर। इनमें से कौन सा आपका वेब ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम ये भी आपका वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स ये भी आपका वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी आपका क्या है, वेब ब्राउजर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज नॉट इन ओएसआई मॉडल। देखिए ओएसआई मॉडल में कौन सा लेयर आपका नहीं होता है, तो बेसिकली ओएसआई में आपका इंटरनेट लेयर नहीं होता है, ठीक है, इंटरनेट लेयर। बाकी फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तीनों लेयर आपका ओएसआई लेयर में, ओएसआई मॉडल में पाया जाता है, राइट। और ओएसआई में कितने लेयर होते हैं, तो ओएसआई में बेसिकली 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं, राइट, जिसमें से आपका एक इंटरनेट लेयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द टीसीपी आईपी मॉडल। देखिए टीसीपी आईपी मॉडल में टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, तो टीसीपी आईपी में कितने लेयर होते हैं, कुल मिलाकर के 5 लेयर होते हैं। सो बेसिकली नेटवर्क मॉडल 2 ही होता है, एक आपका होता है ओएसआई मॉडल और दूसरा होता है आपका टीसीपी आईपी मॉडल, राइट। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं और टीसीपी आईपी में 5 लेयर्स होते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट लेयर आपका ओएसआई लेयर में नहीं पाया जाता, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट नेटवर्क वाज, सबसे पहला नेटवर्क क्या था, तो अर्पनेट। पहला क्वेश्चन क्या आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कह रहा है कि फर्स्ट नेटवर्क वाज क्या था, अर्पनेट। एनएसएफ नेट आपका क्या था, सेकंड था, और थर्ड में आपका क्या था, इंटरनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 में
कि द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। देखिए नेटवर्क में, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नोड के पैटर्न्स को हम लोग क्या कहते हैं। मान लीजिए आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना है और उस नेटवर्क में जो हम अपने सिस्टम को कनेक्ट करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे, तो उसके जो पैटर्न को हम लोग जो क्रिएट करते हैं उस पैटर्न को क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं, राइट। सो द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, राइट। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो देखिए जब हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जिस रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं उस रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका टॉप 100 MCQs, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का, जिसका आपको एग्जाम देने होने वाला है 3 मार्च को, राइट। फ्रेंड्स मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ पे जितने भी हमने 100 टॉप क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देखा है, उसमें से एक भी सवाल जो आपके एग्जाम में जो सवाल पूछने वाला, कितने सवाल पूछेगा आपका, 25 सवाल आपके पूछेंगे, ठीक है, यानी कि 25 मार्क्स का सवाल पूछेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, मीन्स एक भी सवाल आपके इस यहाँ से इस टॉपिक से आपका बाहर आने वाला नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ना एक टॉपिक है जिसका हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, दैट इज योर बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, क्या है, बुलियन अलजेब्रा। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, बुलियन अलजेब्रा का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके सारे एमसीक्यू और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने वीडियो अलग से बना करके डाल रखा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मैं वहां पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आपका ज्यादा नहीं, बुलियन अलजेब्रा से 2 सवाल आपको मैक्सिमम आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है, राइट। तो उस बुलियन अलजेब्रा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर के वहां पर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड आई होप कि आप सबको मजा आया होगा, है ना। और ये 100 के 100 क्वेश्चन एक बार आप दोबारा फिर से रिव्यू कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी सवाल आने वाला नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग एग्जाम के बाद, एंड देन फिर अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं एक आध और वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले मैं लाइव क्लास पे आऊंगा, लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपको किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होगा आप उस दिन हमसे डिस्कस कर सकते हैं लाइव आकर के, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। एंड जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में आपके स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, उन सबको हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है फ्रेंड्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।